दोस्तों 21 फरवरी की बात है कि बाइडन भाई पहुंचते हैं यूक्रेन में और बोलते हैं कि अमेरिकन सरकार का पूर्ण रूप से बिल्कुल सपोर्ट है। अलायंस बना लिया हम लोगों ने जेलेंस्की भाई के साथ और आपको जो कुछ भी चाहिए रशिया को युद्ध में काउंटर करने के लिए हमारे को एक लिस्ट बना करके दे दो, आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। अब जो जेलेंस्की भाई है हमारे, वो अपनी थोड़ी सी औकात से ज़्यादा लिस्ट बना देते हैं जिसके अंदर वो ऐड करते हैं F-35, F-16 और अब्राहम टैंक, जिसको अमेरिका देने में थोड़े से भी आनाकानी कर रहा है। लेकिन इसके अगले ही दिन जब ये सब हुआ 21 फरवरी को, इसके अगले ही दिन रशिया बोलता है अमेरिका को कि अभी तक तो आप सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, थोड़े बहुत हथियार भेज रहे थे, लेकिन अब तो आप डायरेक्ट रणभूमि के अंदर ही बेशर्मों की तरह उतर आए। तो इसके रिस्पॉन्स में रशिया क्या कहता है कि आपके साथ जो हमने न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन करी थी ना 2010 में, उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। अभी न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है बताऊंगा आपको आगे इस वीडियो में। ये ट्रीटी दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो, जो कि पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ये अनाउंसमेंट रशिया जब करता है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं, इसके कुछ ही दिनों बाद पेंटागन, जो कि यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, वो ये एक न्यूज़ जारी करते हैं कि रशिया चाइना को एनरिच यूरेनियम सप्लाई कर रहा है। अब वैसे तो एनरिच यूरेनियम बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे बिजली बनाने में, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, बहुत तरह की चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन अभी जो पूरा माहौल बन रखा था, जो एक कॉन्टेक्स्ट बन रखा था, इसको देखते हुए सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए भी जो मेन एलिमेंट लगता है वो है यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम। अब जो 8 मार्च को पेंटागन ने अनाउंसमेंट करी थी कि हो सकता है कि 2035 तक 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड चाइना बना ले, और इस सारी सिचुएशन को देखते हुए इंडिया में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे अजीत डोभाल जी, वो थोड़े चिंता में आ जाते हैं और उन्होंने रशिया को कहा भी कि बहुत ज़्यादा नज़दीकी बढ़ गई है तुम्हारी चाइना के साथ, इतना नज़दीकियाँ अच्छा नहीं है तुम्हारे और हमारे रिश्ते के लिए। अब दोस्तों ये सब चल क्या रहा है जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्या है ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिसको सस्पेंड कर दिया गया, और क्यों रशिया चाइना को ये यूरेनियम सप्लाई कर रहा है, और चाइना इसका कैसे यूज़ कर सकता है किसी के भी खिलाफ, समझते हैं पूरा आज के इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। अब दोस्तों अपनी पूरी कहानी हम स्टार्ट करेंगे 1985 से, थोड़ा सा मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा तभी आपको ढंग से ही समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। अभी 1985 में क्या होता है कि यूएसएसआर के लीडर मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के लीडर रोनाल्ड रेगन आपस में आकर के मिलते हैं और एक स्टेटमेंट जारी करते हैं जिसमें ये दोनों कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन से लड़ा जाने वाला युद्ध कोई जीत तो सकता नहीं है, क्योंकि अगर सामने से अगर कोई न्यूक्लियर वेपन चलाएगा तो उसके सामने से भी कोई ना कोई उसके ऊपर जवाब आएगा, और जो जवाब आएगा वो और ज़्यादा बर्बादी लेकर के आएगा। तो ऐसे में न्यूक्लियर वेपन से युद्ध लड़े ही क्यों, शुरुआत ही क्यों करें। अभी उन दिनों यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। अभी कोल्ड वॉर के बारे में दोस्तों हो सकता है आपने हज़ारों बार सुन रखा हो, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जिसमें कोल्ड वॉर का जिक्र होता ही होता है। अभी जिनको नहीं पता मैं फिर भी बताता हूँ, जिनको पता है वो इस टाइम तक वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब देखो कोल्ड वॉर क्या था कि यूएसएसआर और अमेरिका ये दो ताकतवर देश हुआ करते थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद निकल करके आए थे। वर्ल्ड वॉर 2 जो 1945 में खत्म हुआ था, उसके अंदर जो दो पावरफुल देश थे, एक था यूएसएसआर और एक था अमेरिका, ये जीतने वाले देश थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे। ये दोनों निकल करके आए, और आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक जंगल के अंदर दो शेर नहीं रह सकते, एटलीस्ट उस वक्त तो नहीं रह सकते थे। तो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच अपना एक युद्ध शुरू हो गया। ये लोग आपस में एक दूसरे की आर्मी लेकर तो आपस में आकर के नहीं लड़ रहे थे, आमने सामने आकर के अपनी आर्मी लाकर नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वो हर एक चीज कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ जो ये कर सकते हैं, एक्सेप्ट हॉट वॉर करने के, एक्चुअल में वॉर करने के। ये अपने पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल इकट्ठा कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाए जा रहे थे ताकि अगर सामने वाला कुछ स्ट्राइक करे तो अपने पास पूरी कैपेबिलिटी हो स्ट्राइक बैक करने की। एक दूसरे के ऊपर स्पाइंग कर रहे थे। बहुत बार यूएसएसआर ने अमेरिका का प्लेन गिराया अपने ऊपर से, कि जो स्पाई कर रहा था अमेरिकन प्लेन उनके ऊपर। बहुत बार अमेरिकन ने यूएसएसआर की स्पाइंग प्लेन्स अपने ऊपर से शूट डाउन करे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी। लेकिन 1985 में दोनों डिसाइड करते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो आर्म्स रेस है इसको थोड़ा रोक देना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ इसके ऊपर, ऐसे तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन 1991 के अंदर यूएसएसआर जो था वो टूट करके बिखर गया।
एक्चुअली में यूएसएसआर अपने आप में एक देश था जो कि आज का रशिया है। साथ में और भी 15-20 देश हुआ करते थे, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे। ये सब मिलाकर के एक देश बना करते थे। लेकिन 1991 में ये यूएसएसआर टूट गया और इसका जो सक्सेसर है वो आज का रशिया है। अब जितने न्यूक्लियर वेपन्स यूएसएसआर के पास हुआ करते थे वो सारे ट्रांसफर हो गए आज के रशिया को, और फिर बाद में उन्होंने भी अपने और इंक्रीज करे। तो सिचुएशन आज की डेट में ये है कि रशिया के पास कुछ 6000 समथिंग कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अमेरिका के पास है 5500 के करीब। लेकिन 2010 में क्या होता है कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उनके एक राइट हैंड थे मदवदोव, उनको हो सकता है मैं नाम ठीक से ना ले पा रहा हूँ, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, और अमेरिका की तरफ से ओबामा जी थे। तो ये दोनों 2010 में आते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। और इस ट्रीटी के अंदर यही लिखा हुआ था कि अब से ये जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है और ज्यादा हम लोग न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन्स को चेक करा करेंगे, इंस्पेक्शन करा करेंगे कि सामने वाला कहीं बिना बताए कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, इस ट्रीटी के खिलाफ कुछ तो नहीं कर रहा, ये कहीं सामने वाला देश और न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट तो नहीं करने लग रहा। इंस्पेक्शन करा करेंगे एक दूसरे की। और यहाँ तक कि अगर जैसे मान लो रशिया है, वो अपने देश के अंदर अगर अपने न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन को चेंज करता है, मान लो अगर एक जगह पे उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है और फिर उसकी लोकेशन चेंज करके वो दूसरी जगह पे डिप्लॉय करते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें अमेरिका को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं। सेम चीज अमेरिका को भी करनी पड़ेगी रशिया के साथ। तो ये 2011 से इन्होंने अप्लाई करना इसको शुरू किया था। 2010 में इकट्ठे हुए थे, लेकिन 2011 से इन्होंने इसको एक्शन में लाना शुरू किया था इस ट्रीटी को। लेकिन जब ये बाइडन भाई यूक्रेन में पहुंचे तो रशिया को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। उन्होंने इस ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया। यूनिलैटरली का मतलब होता है कि सिर्फ अपनी साइड से, अमेरिका से कोई कंसल्ट नहीं करा, सिर्फ अपनी तरफ से इसको सस्पेंड कर दिया। और ये कहा कि हम कोई भी इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करेंगे तुम्हारी साइड से, कोई भी एक्सटर्नल फैसिलिटी की इंस्पेक्शन अलाउड नहीं करेंगे अपने देश के अंदर। हमारा जो मन में आएंगे अब हम वो करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। और ऐसे में अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इसमें चाइना का कौन सा एंगल आ गया। फिर ये ट्रीटी रशिया अमेरिका के बीच में हुई, सस्पेंड उन दोनों के बीच में हुई, चाइना का क्या एंगल है? दोस्तों एक बात सोचो, अगर इंस्पेक्शन रशिया नहीं करने देगा तो इसको ट्रांसफर करना भी आसान हो जाएगा। और शायद इसी वजह से रशिया चाइना को बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर पाया ये एनरिच्ड यूरेनियम, पेंटागन के हिसाब से, जो वो कहते हैं कि इन्होंने ट्रांसफर करा है। When Xi Jinping and Vladimir Putin met last month in Moscow, they used the by now familiar phrase to describe their relationship. The two leaders like to hail their close friendship. Good old friend, dear friend, friends with no limits. But there's a catch. The bromance is a strategic one, and it's more fragile than what they might want the world to think. दोस्तों एक टाइम हुआ करता था 1960s के अंदर, जब रशिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, चाइना की हरकतों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि रशिया जो उस वक्त जो यूएसएसआर हुआ करता था, उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि अब इतनी देर पे इतने बजे हम इनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे। मतलब ये नहीं था कि एक वार्निंग दे रहे हैं कि अपनी हरकतें बंद कर दो तो हम मना ये कर देंगे। वार्निंग के जो अगला स्टेप होता है ना, बिल्कुल करके दिखाने वाला, वो यूएसएसआर कर रहा था कि अपना सामान वगैरह बांध लो, अब इस डेट पर इतने बजे ये बॉम्ब गिरने वाला तुम्हारे ऊपर। लेकिन अमेरिका के बीच में आने की वजह से ये वो लोग रुक गए थे। तो जिन दोनों देशों में इतने हाई लेवल की टेंशन्स बढ़ जाती हो, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता हो, जो जानी दुश्मन हो एक दूसरे के एक तरह से, वो इतने ज़्यादा करीब आए कैसे? दोस्तों जब दुश्मन एक कॉमन होता है ना, बहुत बड़ा जाइंट, तो छोटे छोटे दुश्मन भी आपस में आकर के दोस्त बन जाते हैं। सबसे बड़ा जाइंट दुश्मन है ना, वो है अमेरिका। और ये रशिया और चाइना दोनों के लिए थ्रेट है। और चाइना आज की डेट में पूरी तरह से यूज करना चाहता है रशिया का, और बदले में रशिया भी पूरी तरह से यूज करना चाहता है चाइना का। ये दोनों इकट्ठे होकर के अमेरिका के थ्रेट को काउंटर करना चाहते हैं एशिया के अंदर। जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन के अंदर अपना इन्वेजन किया, तब बहुत सारे देश दोस्तों ऐसे थे जो कि या तो अमेरिकन साइड में चले गए कि जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत सारे थे जो कि रशियन साइड में चले गए जो कि पूरी तरह से रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो कि न्यूट्रल थे, जैसे इंडिया और चाइना भी शुरुआत में इन्हीं देशों में से ही था। इंडिया और चाइना दोनों साथ में न्यूट्रलिटी दिखा रहे थे पूरे वर्ल्ड को कि हमारे को नहीं पता, कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का चल रहा है आपस में, कौन सही कौन गलत हमें नहीं पता। लेकिन चाइना ने बहुत ही जल्दी अपने साइलेंस को तोड़ दिया और ये बोला कि रशिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। उनकी सिक्योरिटी को यहाँ पर कंसर्न था,
तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया अपने फेवर में। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया। यूक्रेन बार बार अपने बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन बढ़ा रहा था और ये युद्ध जो है यूक्रेन की वजह से हुआ है। रशिया ने बस अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर इन्वेजन किया है। तो उन्होंने बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करा, उल्टा रशिया का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ न्यूज़ ऐसी भी आने लगी कि चाइना हो सकता है रशिया को लीथल वेपन सप्लाई करे उनके वॉर में हेल्प करने के लिए। तो अब अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो रशिया को भी तो कुछ पे बैक करना पड़ेगा ना चाइना को। और चाइना ये सब कर क्यों रहा है? क्योंकि दुश्मन दोस्तों एक है, अमेरिका। और रशिया और चाइना का गोल भी एक है कि अमेरिका के वर्चस्व को सरपास करना है। अब वो ठीक है कि एक दूसरे के जाने दुश्मन ये पहले से हैं रशिया और चाइना, लेकिन टेम्परेरी अलायंस बनाने में क्या जाता है। और चाइना की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है जो कि यूएसए को टक्कर दे सकती है। तो वहाँ पर रशिया को भी बहुत हेल्प होगी, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। और चाइना जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज अमेरिका को भी पहुँचा रहा था कि अगर कल को कुछ भी होता है रशिया के साथ, तुम कुछ भी करने की कोशिश करते हो खुद से, तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो कुछ भी इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट चाहिए होगा हम रशिया को पूरी तरह से प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। अब दोस्तों इसी सब मामले के बीच में कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकल करके आती हैं जिसमें ये दिख रहा होता है कि चाइना अपनी जमीन के ऊपर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने के लिए फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और ऐसा बताते हैं लोग कि चाइना अपने लिए शेल गेम स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है। अब ये शेल गेम स्ट्रेटेजी क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों। एक्चुअली चाइना ने अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो 1960s में ही कर लिया था। 1960s में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे पास भी अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन 1970s के खत्म होते होते 1980s आते आते ऐसा कुछ चाइना बोलने लगा कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमने बना लिया है लेकिन डिलीवरी सिस्टम हम नहीं बना पा रहे। अब डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी कोई न्यूक्लियर वेपन बना लिया किसी देश ने, अब वो न्यूक्लियर वेपन को अपनी देश के ऊपर तो फायर करना नहीं है, उसको किसी दूसरे देश के ऊपर भेजना है। अगर कल को टेंशन बढ़ गई तो किसी दूसरे देश के ऊपर फायर करना है, तो वहां तक बॉम्ब को पहुंचाने के लिए कुछ एक डिलीवरी सिस्टम भी लगेगा जो कि उस बॉम्ब को लेकर के जाएगा वहां तक। जैसे आज अभी इंडिया के पास अग्नि मिसाइल है। अभी अग्नि मिसाइल अपने आप में कोई बॉम्ब थोड़ना है, वो तो बस एक मिसाइल है, वो एक डिलीवरी सिस्टम है। उसके ऊपर जो वॉरहेड लगा होता है उसके अंदर मेन बॉम्ब होता है। और जो पूरी जो अग्नि मिसाइल है ये एक डिलीवरिंग सिस्टम है जो कि बॉम्ब को पहुंचाने का काम करती है। अब ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो पावर को दर्शाता है, क्योंकि जितना तेज ये जाएगा उतना ज़्यादा इसको इंटरसेप्ट मुश्किल हो गया करना। मतलब इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि अगर मिसाइल फायर करती गई तो बीच में उसको रोकने के लिए सामने वाला देश फायरिंग करेगा तो वो करना मुश्किल से मुश्किल हो, इंटरसेप्ट करना बीच में उसको मुश्किल हो। तो ये जितना ज़्यादा तेज होगा, ये डिलीवरी सिस्टम जितना ज़्यादा तेज होगा उतना ज़्यादा उस देश की पावर को ये दर्शाता है, मिलिट्री पावर को। तो चाइना ऐसे में 1980s में कह रहा होता है कि हमारे को तो कहाँ बनाना आता है डिलीवरी सिस्टम, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात ये थी, कुछ लोगों ने ये बताया कि जो देश 1950s से ही जिसने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया हो, 1960s के अंदर उसने थर्मो न्यूक्लियर डेटोनेशन डिवाइस बना लिया हो, अपने खुद के न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हो, जो कि दूसरे देशों को ब्लैक से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा हो, पाकिस्तान को मतलब, वो अपना खुद का एक डिलीवरी सिस्टम नहीं बना पा रहा। अब ऐसा क्यों था? चाइना भला अपने कैपेबिलिटीज को छुपा क्यों रहा था? अगर ऐसा लगने लगा, प्रूफ कोई मौजूद नहीं है इसका कि चाइना ने छुपाया था कि नहीं छुपाया था, लेकिन ऐसा लगने लगा कि चाइना शायद कुछ ना कुछ छुपा रहे। अब ऐसा क्यों था दोस्तों? उन दिनों चाइना में एक प्रेसिडेंट थे डेंग शाओपिंग। अभी उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, हो सकता है आपने वो हजारों बार सुनी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या थी। उन्होंने कहा था कि बाइड योर टाइम हाइड योर स्ट्रेंथ, मतलब अपनी ताकत को तब तक छुपा करके रखो जब तक सही वक्त ना आ जाए। अगर तुम्हारे से ताकतवर अगर दुनिया में कोई बैठा है और वो तुम्हारी अगर मदद कर सकता है तो उसको जाकर के अपने मसल्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कल को तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। कल को अगर तुम्हारे से ज़्यादा ताकतवर है, वो अगर तुम्हारी मदद कर सकता है, उसको अगर तुमने इनसिक्योर कर दिया तो वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा कभी भी। टाइम आने पे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ। और उन दिनों दोस्तों 1970s के अंदर ही अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, वो चाइना आने वाले थे। और इस जो चाइना में उनकी विजिट थी उसको पाकिस्तान ने नेगोशिएट करवाया था, मतलब मीडिएट करवाया था। ये विजिट को पॉसिबल पाकिस्तान ने करवाया था, क्योंकि पाकिस्तान जो चाइना के बहुत करीब हुआ करता था, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर की जा रही थी चाइना के थ्रू। तो उन दिनों अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन आने वाले थे चाइना, और ऐसा कहा जा रहा था कि जो विजिट होगी ये दुनिया बदल देगी। ये विजिट इतनी सारी डील्स की जाएंगी, ऐसी ऐसी डील्स की जाएंगी कि चाइना की इसकी इकोनॉमिक माइट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका चाइना मिलकर के काम किया करेंगे
अब ऐसे में आप सोचोगे कि अमेरिका वाला चाइना का क्यों सपोर्ट कर रहा था। दोस्तों उन दिनों कोल्ड वॉर चल रही थी। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया शुरुआत में कि कोल्ड वॉर क्या था। और चाइना जो था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, जो कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी हुआ करती थी। अभी अमेरिका ये सोच रहा था कि अगर हम चाइना को अपनी तरफ करेंगे, इनको अपने जैसा बनाने की अगर हम कोशिश करेंगे, तो एक ना एक दिन आकर के ये भी हमारी तरह कैपिटलिस्ट बन ही जाएंगे। इनको भी पैसा बनाना एक बार आ गया ना अगर, तो ये भी हमारी तरह ही बन जाएंगे। तो क्यों ना इनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये ब्लॉक बहुत बड़ा है चाइना का यूएसएसआर के सपोर्ट में, इसको अपनी तरफ लेकर के आना है। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। आज की डेट में हम देखिए दें कि क्या रिजल्ट निकला उसका। पर तब अमेरिका ये सोच रहा था। और अगर अमेरिका चाइना की सपोर्ट करने को सोचेगा, तो चाइना थोड़ा ना जाकर के उनको अपने मिलिट्री माइट दिखाएगा कि देखो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ये है, वो है, डिलीवरी सिस्टम हमारे पास पूरा। अब चाइना थोड़ा ना ऐसा करेगा। तो ऐसे में अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने छुपा करके रखा। और ये जो शेल गेम की स्ट्रेटेजी है, ये एक टाइम पर जो आज चाइना यूज कर रहा है, ये एक टाइम पर अमेरिका यूज किया करता था यूएसएसआर के खिलाफ। यूएसएसआर भी यूज किया करता था। ऐसे में जब इन दोनों को कोल्ड वॉर के दौरान एक दूसरे से खतरा होता था कि सामने वाला हमारे पे न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, तो ऐसे में ये लोग अपनी जमीन के ऊपर कुछ नकली फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट करते थे। क्योंकि अगर सामने वाला देश अगर तुम्हारे पे न्यूक्लियर वेपन से हमला करेगा, तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि सामने वाले अगर मान लो मैं हूँ, अगर मैं किसी पे हमला कर रहा हूँ न्यूक्लियर वेपन से, तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि सामने वाले के न्यूक्लियर वेपन्स को पहले मैं खत्म करूँ, ताकि वो मेरे पे स्ट्राइक बैक ना कर सके। तो ऐसे में अमेरिका अपनी जमीन के ऊपर कुछ नकली फैसिलिटीज बनाता था यूएसएसआर को गुमराह करने के लिए, कि अगर कल को अगर ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, तो इनको पता ना चले कि असली क्या है नकली क्या है। पता लगे इन्होंने नकली को हिट कर दिया और वहां पे वो खुश हो रहे हैं कि हमने तो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया, जबकि हिट उन्होंने नकली फैसिलिटी को किया है, वो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स उनके थे ही नहीं। और उन्होंने कुछ ट्रांसफरेबल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी यूज किया। मतलब जैसे तब जो ट्रक के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती थी, उनको मूव कर सकते थे एक दूसरी जगह पर, तो उन्होंने उस चीज का भी यूज किया। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि चाइना के पास आज 450 के करीब न्यूक्लियर वॉलेट्स हैं और अमेरिका के पास है 5500 के करीब। तो अमेरिका थोड़ा ना 5000 के 5000 एक बार में फायर कर देगा चाइना के ऊपर, और चाइना कौन सा 400 के एक बार में फायर कर देगा अमेरिका के ऊपर। तो चाइना यहाँ पर इतने ज्यादा स्पीड से क्यों बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2020 में चाइना के पास 200 वॉलेट हुआ करते थे, 2 सालों के अंदर ही 2022 में ही उनके पास 400 से 450 हो गए, और आज भी उतने ही है। तो ऐसे में इतनी स्पीड से चाइना क्यों बढ़ा रहे हैं। दोस्तों जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के आसपास, साउथ चाइना सी में, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, इसको देखते हुए चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक पाइल को बढ़ा रहा है। अब ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जिस देश के पास अपने दुश्मनों को डरा करके रखने की क्षमता होती है, उस देश की बात पहले सुनी जाती है। अगर आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, आपका इकोनॉमिक माइट बहुत ज़्यादा है, तो वही पैसा आप अपनी मिलिट्री के ऊपर भी खर्च करोगे उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिसका मिलिट्री माइट बहुत होता है, इकोनॉमिक माइट बहुत होता है, टेबल के ऊपर नेगोशिएट करते वक्त उसकी बात हमेशा पहले सुनी जाती है। और चाइना की दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए रशिया चाइना को बिल्कुल पूरा सपोर्ट दिखा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि दुश्मन दोनों का एक ही है। और यही चीज़ देख करके इंडिया बहुत चिंता में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। होपफुल आपको कुछ ना कुछ ऐसे नए जानने को मिला होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, बाय बाय।